1965 के ऑपरेशन में हमने भाग लिया। मैं एक कोर्स में गया हुआ था सोनामर्ग में, और अचानक ही जो है हमारे उसके सोनामर्ग जो हेड वारफेयर स्कूल कहलाता था, हाँ। वहाँ पर अटैक हो गया था। अच्छा। जो है मुजाहिदीन वहाँ पे आए थे। हाँ। और तब जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया तब पता लगा कि साहब ये तो अटैक कर रहे हैं। ऐसा है जब इंसान चलता है, चैलेंज दूसरे प्रकार के थे जी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस समय रास्ता किस रास्ते जाए जी। हमारे टाइम पे 1981 की बात है, तो उस समय गूगल मैप तो थे नहीं जी सर। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप बहुत पुराने थे। फिर इक्विपमेंट जो है बहुत ही मतलब पुराने टाइप के थे, बहुत हैवी थे, उसको उठाना, फिर खाना कहाँ खाएंगे, कैसे उठा के ले जाना है, क्योंकि हमको ऐसे जगह जाना था जहाँ की खाना नहीं मिलेगा 10-15 दिन, तो वहाँ कैसे खाएंगे। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया गया, और जब हम नीचे रिवर के किनारे पहुंचे तो देखा रिवर बहुत ही भयंकर, और नीचे रास्ता कहीं है ही नहीं, देखने के लिए नहीं, तो ये लगा कि हम इसको कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और आप देख रहे हैं मेरे आसपास कि मैं वादियों में हूँ, मसूरी की वादियों में। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट के जो आज गेस्ट हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हैं, क्योंकि उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। और उनकी काम की मैं क्या बातें करूं, जब आप पॉडकास्ट देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ मेरे हाथ में 2 बुक्स हैं एक्चुअली, जिसमें है राफ्टिंग डाउन टू मैस्टिक ब्रह्मपुत्र, एंड सेकेंड है द ग्रेट हिमालयन ट्रेवलर्स कंचनजंगा टू काराकोरम। इनके नाम ही कई लोगों ने पहली बार सुने होंगे। और सर के नाम ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा माउंटेन्स कवरिंग किया है, और उन्होंने ऐसी रिवर राफ्टिंग करी है जो किसी के लिए कर पाना शायद मुश्किल है, क्योंकि वो पहले और आखिरी इंसान हैं जिन्होंने कंचनजंगा टू कर्णकुरा हिमालय रेंज को पार किया, और राफ्टिंग डाउन टू ब्रह्मपुत्र नदी के ऐसे ऐसे पार्टों को डिस्क्राइब किया है जो हमने और आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया तो कई सारी बातें मालूम चली, क्योंकि वो एज अ आर्मी मैन भी थे, और उन्होंने अपने आर्मी करियर में इतना कुछ किया है जो आज भी लोग महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप ओली के बारे में जानते हैं, ओली की इसकी किसकी देन है, ये आपको मेरे पॉडकास्ट से मालूम चलेगा। और मालूम चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी सारी छुपी हुई ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जब मैं उत्तराखंड आई तब मुझे पता नहीं था कि देवभूमि मुझे इतना सब कुछ देने वाली है और इतना सब कुछ सिखाने वाली है। इस पॉडकास्ट के बाद आप सबके पास भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए होगा, क्योंकि हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर SP चमोली, जो कि मसूरी में ही रहते हैं। और उनसे ढेर सारी बातें करना, उनके साथ बैठना एक बहुत गर्व का विषय मैं समझती हूँ, और मैं आपके साथ ये अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो पे। तो स्वागत कीजिए, आज हमारे साथ हैं SP सर, जिनके बारे में बताया मैंने जैसे आपको अभी इंट्रो में। और जब से मैं उनसे मिली हूँ मेरे मन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं और इतनी सारी बातें आ रही हैं कि मुझे शूट करने के टाइम भी लग रहा है कि मैं सर से ही बातें करती रहूँ। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए SP सर का, SP चमोली सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब हम ही लोग यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आप तो बहुत अच्छे समय पे आए, सूर्य का भी बिल्कुल पूरे दर्शन हो रहे हैं हमको। और ये जो हम जिस प्रॉपर्टी पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ये सर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मेरी नहीं, प्रॉपर्टी तो भगवान की। हाँ, मैं चौकीदारी जरूर कर रहा हूँ इसकी। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं मैंने अपना मोबाइल भी अपने हाथ में नहीं लिया है। मैं सिर्फ नेचर को देख रही हूँ, आवाज़ सुन रही हूँ। झरने कैंपटी फॉल हमारे जस्ट पास में ही है, जिसकी आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है। और सर के बारे में जानने के बाद तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेकर। और आशा करती हूँ कि जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तब आपको भी समझ में आएगा कि दुनिया इतनी सी है, क्योंकि सर ने इतना सारा एक्सप्लोर ऑलरेडी कर लिया है। तो सर शुरू करें हम लोग? बिल्कुल, आप बताइए। सर प्लीज़ पहले ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात करी तो आपने हमको बताया कि आप यहाँ मसूरी के पास में कहीं से हैं। सर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मेरा नाम SP चमोली है, और मेरा घर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर पे यमुनोत्री के बिल्कुल पास है। और हमारे गांव से यमुनोत्री का जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है बहुत सुंदर सामने दिखाई देती है। तो बचपन में हमारे ये जिज्ञासा होती थी कि ये सामने क्या है। हमको लगता है कि कोई सफ़ेद चद्दर सी, जैसे हम 4-5 साल के। तो मैंने अपने माँ जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये हिमालय है, इसमें बर्फ़ है और बर्फ़ के इस चादर पर। तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसके बाद जब हम
स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर हमारे यहाँ एक 1950 की बात है, एक वहाँ पर फॉरेनर्स का कैंप आया और वो हमारे स्कूल में कैंपिंग कर रहे थे और उस बड़े टेंटों में रहा, तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी, छोटे बच्चे थे, तो हमने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब हम इस पहाड़ को चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे मन में भी उस समय से जागृति हुई जी कि भाई जब ये लोग वहां से यहाँ इस पहाड़ को चढ़ते हम लोग क्यों नहीं देख सकते इसको, इसके पीछे है क्या। तो वो पहली जिज्ञासा थी जो प्रारंभ हुई। बाद में पता चला कि वो जो पार्टी थी उसमें सर एडमिरल भी थे 1950 में, जो उन्होंने उसमें बंदरपुर पीक को क्लाइम किया था। अच्छा। तो वहां से फिर जीवन की जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल जीवन में खैर इसको के पास से बहुत कुछ करने का मौका मिला। जी 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 जी। पर आर्मी में कमीशन होने के बाद, इंडो तिब्बतन बॉर्डर को में करने के बाद, साथ में आईटीबीपी में आने के बाद जी फिर मुझे पूरे पहाड़ों का ज्ञान करने का मौका मिला। बिल्कुल और बिल्कुल फिर जो है कई प्रकार के ट्रैकिंग अभियान चलाने का मौका मिला, एक्सपीडिशन चलाने का मौका मिला, पर्वतारोहण करने का मौका मिला, स्कीइंग करने का मौका मिला, राफ्टिंग करने का मौका, तो जिससे जो है मेरे मन के अंदर जो जिज्ञासाएं थी वो हमेशा ही मुझे आनंदित करती रही और जीवन को आगे बढ़ाती रही। मतलब इंसान में आपके हिसाब से क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो आपको प्राप्त भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं मैन कैन डू व्हाट मैन हैज डन, अगर दूसरा आदमी कर सकता है आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपकी इच्छा होनी चाहिए और आपको पूर्ण सशक्त रूप से उस कार्य को करना चाहिए, बिल्कुल, और वो जो है आपकी पूरी तमन्नाओं को पूरा करता है। और ये आपने साबित कर दिया सर। मैंने तो क्या साबित, ईश्वर ने मेरी मदद की है। तो बिल्कुल ईश्वर की बिल्कुल। कृपा से सब कुछ संपन्न हुआ है। सर मौके भगवान सबको ही देते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो उस भगवान के दिए हुए मौके का सही तरीके से इस्तेमाल और उसकी कृपा समझकर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सर आप उनमें से एक हैं और आपको मिलकर मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का जो ये देवभूमि टूर है सर हमारे द स्वाति शो पॉडकास्ट का, उसका एक्चुअली रीज़न ही सर ये था कि हम लोग ऐसी लोगों से मिलें जो हमें बता सकें कि देवभूमि क्या है, इसे देवभूमि क्यों कहते हैं। लेकिन सर जब से मैं मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब समझ में आ रहा है कि ये देवभूमि क्यों है। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि देवभूमि क्यों है। बिल्कुल सर। आप ये देखेंगे हमारे जो ये उत्तराखंड की भूमि है, जी सर। हर एक गांव जो आप दूर दूर देख रहे हैं, जी। हर गांव का एक देवता होता है, उसको देवडोली कहते हैं। अच्छा। और उस देवडोली का हर गांव में पूजन होता है जी। उसका हर वर्ष मेला लगता है। जी। बाहर से परिवार के लोग जो मतलब जो होते हैं, जो विवाहित लड़कियां होती हैं, वो भी सब घर आती हैं। हाँ, और हाँ, सब उसके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अच्छा। और उससे मन्नत मांगते हैं। हाँ। और हमने खुद देखे कि उसकी मन्नत मानने से वो वास्तव में वो चीजें प्रदान होती है। तो यहाँ पर हर आदमी का विश्वास ईश्वर के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी की वजह से देवताओं की जब पूजन होती है, इसी की वजह से देवभूमि कहला रहे हैं। सर बिल्कुल सर, ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप आर्मी में भी रहे हैं सर तो बचपन से ही सपना था क्या मैं आर्मी मैन बनूंगा, मुझे देश में जाना है, या कुछ और था? बस आपसे सच कहूं तो मेरा सपना आर्मी में जाने का नहीं था, मेरा सपना तो नेता बनने का था। नेता बनने का। लेकिन ये 1962 की बात है, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर वार किया। जी सर। तो मैं उस समय एमए में पढ़ रहा था देहरादून में जी। और क्योंकि मैं उत्तरकाशी जिले से हूँ, तो हमारा ये हुआ कि हमारा कुल क्षेत्र जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था में है, तो हमको भी जो है आर्मी में जाना चाहिए और देश के लिए जो है कुछ उसकी सेवा करनी है, हमको बचाना चाहिए। हमने बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो यंग थे, 20-21 साल के थे हम। तो इसकी वजह से जो है मैं कमीशन के लिए तैयार बैठा, इमरजेंसी कमीशन में मैं निकल गया। उसकी वजह से फिर आर्मी में चले गए, फिर वहाँ का जीवन ही दूसरा देखने को मिला। बहुत अंतर होगा सर यहाँ में और वहाँ बहुत फर्क है। आर्मी जीवन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। शुरू में आदमी को एक प्रकार से डिसिप्लिन करता है, मस्तिष्क से भी और शारीरिक रूप से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जी। और यद्यपि फैमिली का लाइफ नहीं है आर्मी के लिए, लेकिन देश की सेवा के लिए जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, आनंद भी आता है और चैलेंज भी आता है। देश की सेवा को लेकर सर बहुत अच्छा है। सर आपने जैसे बताया, सर आपने कोई वॉर भी सर आप जैसे बता रहे थे आपने 1965 के ऑपरेशन में हमने भाग लिया। मैं एक कोर्स में गया हुआ था सोनामर्ग में, और अचानक ही जो है हमारे उसके सोनामर्ग जो हेल्ड वाफे स्कूल कहलाता था, हाँ। वहाँ पर अटैक हो गया था। अच्छा। मुजाहिदीन वहाँ पे आए थे। हाँ, हाँ, हाँ। और तब जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया, तब पता लगा कि साहब ये तो हम अटैक कर रहे हैं। तब हमको जो है वहाँ पे हथियार सामने उठाने पड़े, उनसे लड़ना पड़ा, फिर आगे पहले और अब में जी सर आजकल तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है आर्मी के पास। उस टाइम तो सर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं रही होगी सर। देखिए 62 के ऑपरेशन में, क्योंकि हमारा देश तो चाहता नहीं था किसी की लड़ाई के लिए, पर 62 के ऑपरेशन से बिल्कुल देश एक दूसरी अवस्था में चला गया। जी सर। साधन नहीं थे जी सर, पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। 303 गन हुआ करती, .7.62 बाद में आई है जी सर। तो जब मैं
वहाँ गया था और मेरे पास हथियार भी नहीं था उसमें, मेरे अर्ली साथ में था, तो हम लोग जो है एक उसमें ट्रेंच बना के और ये था कि भाई कुछ नहीं तो हम हैंड ग्रेनेड से दुश्मनों को मारेंगे पर हम अपनी रक्षा करेंगे। तो उसमें की अवस्था ही और थी। आज तो टेक्नोलॉजी, आज तो ड्रोन से लड़ाई हो रही है। हाँ सर, इंसान भी जो है कहाँ रह गया, अब तो ड्रोन फाइट करने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं क्योंकि तो तब से और अब में तो काफी अंतर आ बहुत चुका फर्क है। आ गया, बहुत फर्क आ गया। टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस, बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे देश में बहुत तरक्की उस हिसाब से। वो जमाना कुछ और था, आज का जमाना बहुत कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एज अ आर्मी मैन सर, खुशी होती होगी सर आज देख के कि हमारा देश अब बहुत देखिए, अलग लेवल पे जा चुका है इसमें सर। तो कोई शक ही नहीं है। हमारा देश अब दुनिया की 3 बड़े देशों की ताकतों में शामिल होने लग गया है। जी सर, जी सर। हमने कई अच्छे देशों को जो पीछे छोड़ दिया है। जी सर। और हमारे पास शस्त्र अस्त्र सभी चीज का जो है विकास हो रहा है। जी सर। और अपने आप हम स्वयं उसका निर्माण कर रहे हैं। और डिफेंस के ऊपर जो है हम लोग तो काफी जो है मजबूत हो गए हैं। चाइना को भी सोचना पड़ता है कि हाँ, इंडिया के साथ कोई पंगा ले या न ले, और मेरे ध्यान ये है कि वो शायद अब पंगा नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सर, हम सबका भी सर यही सोचना है और यही सही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज जैसे सर मुझे यहाँ तक लगता है देखिए कि हमारा स्टैंडर्ड भी आगे जा रहा है। अगर ग्लोबली हम लोग जाएं तो हमारा इंडिया आज कहीं भी, जैसे सर मैं आप छोटा सा एक आपको वाकया बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले हॉलीवुड्स की मूवी देखती थी सर, तो वहाँ कभी इंडिया का नाम सर आता ही नहीं था, बताते ही नहीं थे। जैसे अलग कंट्रीज के लोगों को वो इन्वॉल्व करते थे, पर इंडियाज तो कभी इन्वॉल्व करती नहीं सर। बट आज चीजें चेंज हो चुकी हैं सर, एक्टर्स भी जा रहे हैं और उनकी हमारे इंडिया की बातें भी होती हैं। बिल्कुल सर, जैसे हम आगे बात करेंगे, आपके नाम 2 रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जो हमने आपकी दोनों बुक्स में पढ़ा है। सर तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो जब से सुने ही जा रही हूँ कि ये रिकॉर्ड ऐसे भी कोई रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि मैं तो, हम लोग बर्फ़ के पहाड़ सर दूर से ही देखते हैं और ये सोच नहीं सकते कैसे चढ़ते हैं, कोई कैसे क्या करता होगा। सर तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले तो कंचनजंगा वाला सर बात हुई हमारी, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइए। देखिए, कंचनजंगा से काराकोरम तक जी पूरा हिमालय को हमने पदयात्रा की है 265 डेज के अंदर। और हमने करीब 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जर्नी की, जिसमें हमने 106 पासेज 10,500 फीट से लेकर के 21,500 के बीच के किए। और उसका एम था कि ग्रेटर हिमालयन जो रेंज है, बड़ा हिमालय है, बृहत हिमालय के बिल्कुल नजदीक से नजदीक हम कैसे बड़े बड़े पासों से जो हम पार करते हैं। अच्छा, तो ये एक सर्वप्रथम अभियान था विश्व का। जी। और ये इसकी प्रेरणा एडमिन हिलरी के द्वारा हमें प्राप्त हुई, वही हमारे संरक्षक भी हुए। और ये इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन और न्यूजीलैंड के तरफ से ये एक ज्वाइंट इंडो न्यूजीलैंड हिमालयन ट्रैवर्स एक्सपीडिशन किया गया 1981 में। तो सर एडमिन से जब पत्रकारों ने पूछा, सर हिलरी सारे जो है मतलब पहाड़ ऊंचाई वाले 28,000 फीट से ऊपर के सारे पहाड़ चढ़ लिए हैं, एवरेस्ट हो चुका है, नॉर्थ जोन साउथ जोन हो चुका है, तो आप क्या सोचते हैं सबसे बड़ा जो चुनौतीपूर्ण अभियान क्या हो सकता है पर्वतारोहण के क्षेत्र में? जी। तो श्रीहरि ने बताया कि सब कुछ हो गया, लेकिन किसी से जो है पूरे हिमालय को पूरब से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूरब तक की यात्रा नहीं की। तो ये एक प्रेरणा थी। सर तो जब आपने ये चैलेंज लिया, तो सर उस चैलेंज में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब घर जा भी पाऊंगा या नहीं, ऐसा कभी हुआ सर आपके साथ क्या? नहीं, ऐसा तो सोचने का कोई वो नहीं था। हाँ। क्योंकि ऐसा है जब इंसान चलता है, चैलेंज दूसरे प्रकार के थे। जी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस समय रास्ता किस रास्ते जाए। जी। हमारे टाइम पे 1981 की बात है, तो उस समय गूगल मैप तो थे नहीं। जी सर। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप बहुत पुराने थे। फिर इक्विपमेंट जो है बहुत ही मतलब पुराने टाइप के थे, बहुत हैवी थे, उसको उठाना, फिर खाना कहाँ खाएंगे, कैसे उठा के ले जाना है, क्योंकि हमको ऐसे जगह जाना था जहाँ की खाना नहीं मिलेगा 10-15 दिन की, तो वहाँ कैसे खाएंगे। जी ये कुछ विभिन्न प्रकार के चैलेंज थे। ये नॉर्मल एक्सपीडिशन की तरह नहीं था, जब नॉर्मल आप क्लाइंब करते हैं और चढ़ते हैं उतरते हैं। यहाँ तो हर रोज नया कैंप होता था, तो इसकी वजह से इसके चैलेंज बड़े थे। दूसरी बात, जब आदमी चलना शुरू करता है तभी रास्ता दिखाई देता है। आप कहीं भी जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप काम करना, तो ये इसी प्रकार से हिमालय का भी जो हमने जो किया है, इसमें सबसे खास बात ये रही, ये ज्वाइंट एक्सपीडिशन था इंडियन और न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड वालों ने क्या किया कि उनका पैसा था उसमें, इंडिया के पास तो पैसा कम था, तो उन्होंने बाहर से अच्छे इक्विपमेंट लाए माउंटेनिंग, जो कि हल्के हुआ करते थे। साथ में सर एडमिरल ने हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर बेंचेस के अच्छे वाले मैप जर्मनी से मंगाए। अच्छा। तो हमको देखने को मिल गए। और क्योंकि मैं यहाँ इंडिया में रहता था, अब मैं हिमालय में पैदा हुआ, तो मुझे हिमालय की कंडीशन का पता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूर्व में भी काम किया हुआ था, पूर्वी हिमालय को भी देख रखा था जी। और पश्चिमी हिमालय में हम रहते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं जी, हिमाचल,
हाँ, लद्दाख तक तो मैंने देख ही रखा। जी। तो ज्यादा हमारे लिए चैलेंज फिर था नेपाल का इलाका, नेपाल का जो हिमालय है। हाँ, तो इसलिए जो है, क्योंकि हमारी टीम में भी थोड़ा एक्सपीरियंस लोग ऐसे थे कि सर एडमिरल के साथ जो लोग रहे हैं, हाँ, उन्होंने नेपाल में भी क्लाइंब कर रखी थी। तो हम अच्छा, कुछ ना कुछ हम लोगों को आइडिया था। अच्छा, कुछ ना कुछ मतलब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी किसी के पास था था। थोड़ा बहुत। हाँ, तो इसकी वजह से हमको ये था कि इसको पार करना, फिजिकल चैलेंज बहुत था। और उसके लिए भी क्या होता है कि जब आप शुरू करते हैं जी, तो पहला हफ्ता, फर्स्ट वीक जो है, वो बॉडी को एडजस्ट करने में लगता है, अडेप्टेशन लगता एडेप्शन होगा। लगता है। पर जब बॉडी धीरे धीरे एडेप्ट हो जाती है, फिर चलना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं लगता था। बस ऊपर चढ़ना है, ठीक है, सांस फूलेगी तो अपने हाथ में होता है। जी, आप जी, जितना संभव कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंबिंग में यही चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप दौड़ के चलेंगे तो आप क्लाइंब नहीं कर सकते, लेकिन आप धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक, ठीक, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी और टेक्निक जो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जी, तो हमने इसको प्रारंभ किया कंचनजंगा से लेकर के काराकोरम के लिए। अच्छा, और काराकोरम, तो हमने जितने भी पासेस थे, हाँ, मैंने बताया कि हमने करीब 106 हाई पासेस, जी, 10,500 से लेकर के और 21,500 तक की ऊंचाई के, ऐसे 106 हमने दर्रे पार किए हैं। जी, और वो हर हमेशा ग्रेटर जो हिमालय रेंज है उसके नजदीक नजदीक से पास किया। वो बेसिकली जितने भी बड़े बड़े पीक्स हैं उनके बेस कैंप को हमने छुआ। अच्छा, उन पे जैसे एवरेस्ट बेस कैंप, वहाँ हम गए और हाँ, आगे गए, हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको क्रॉस करते। तो हमने क्या किया, सिक्किम से शुरू किया, अच्छा, नेपाल में वो प्रवेश किया, हाँ, उसके बाद हम ईस्टर्न नेपाल से आगे बढ़े, हाँ, लोएत से इत्यादि पीक्स के बेस कैंप में गए, वहाँ जी, से कवर करके फिर एवरेस्ट बेस कैंप में गए, जी, फिर वहाँ से जो है सेंट्रल नेपाल में आए, जी, वहाँ अन्नपूर्णा से दूसरी तरफ हम जो है मनांग मुस्तांग बोट वहाँ गए, जी, और वहाँ से ऊपर क्लाइंब करके जो है फिर हम जो है मुक्तिनाथ, आपने सुना होगा। मुक्तिनाथ सुना है हाँ, सर, तो मुक्तिनाथ का जो हिंदू टेम्पल है वो सबसे हाईएस्ट हाइट पे है, हाँ सर, 15,500 फीट की ऊंचाई पे, वहाँ हम गए। तो मुझे इसमें ऐसा आनंद आया कि मुझे भगवान की कृपा से जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, पर्वतों के ऊपर जो मंदिर थे उनको देखने का भी मौका मिला। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ईश्वर की कृपा रही ये सारी, की वजह से हम आगे बढ़ते गए और ऐसे सुंदर स्थान देखने को मिले। मैं उधर था नेपाल के पश्चिमी इलाके में, जी, ये है नॉर्थ, अन्नपूर्णा के नॉर्थ में है, अच्छा, और वहाँ पर लेक है, टारा लेक, अच्छा, जो कि 12,500 फीट की ऊंचाई पे है। और वहाँ पर पीछे तो अन्नपूर्णा रेंज आ जाता है, बीच में बहुत घने सुंदर जंगल हैं उसके, क्या कहते हैं, देवदार के और उसके, और उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है उसमें नदी में पड़ता है, तो व्हाइट माउंटेन का रिफ्लेक्शन, पेड़ों का रिफ्लेक्शन। हाँ, और क्योंकि जुलाई का महीना आ गया था, हाँ, तो फूल खिले हुए थे चारों तरफ। तो मैं तो उस पर लेटता गया, मैंने सोचा भगवान स्वर्ग है तो यही है, और कहाँ है बिल्कुल, इससे अच्छा बिल्कुल, स्वर्ग कहाँ दिखाई दे। तो बिल्कुल, इस एक्शन में मुझे देखने का भी बड़ा अच्छा मौका मिला, ऐसे स्थान देखने जो हम नहीं जा सकते जीवन में, तो सुन ही सकते हैं हम लोग हम तो, सोच नहीं सकते। बिल्कुल सर, तो ये ईश्वर की कृपा है, हम चलने वाले कौन, ईश्वर ने हमको चलाया, और ईश्वर की कृपा से हम लोग जो पूरे उसमें सक्षम रहे, न्यूजीलैंड और सभी सेफ रहे, सभी कभी सेफ कोई है, ऐसा नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये एक बिल्कुल, बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान रहा है, हम्म, और उसने मुझे जीवन में बहुत कुछ शिक्षा दी है, जी सर, क्योंकि आदमी एक्सपीरियंस से अपनी क्षमता को तो समझता ही है, जी, और उसके ऊपर भी भरोसा करता है कि बिल्कुल, नहीं, कोई और शक्ति भी है, हम्म, जो शक्ति आपको गाइड करती है, आपको पहुंचाती है। सर तो जैसे हम ऐसा कभी बाहर जाते हैं, जैसे किसी के यहाँ पे भी कोई बाहर जाता है तो फैमिली वाले रोकते हैं, क्या रे कहाँ जा रहे हो, और सर आपको पता है दिन भी डिसाइड नहीं थे कि बिल्कुल भी आपको नहीं। कब तक लौट के आना है, हाँ, और रास्ता भी डिसाइडेड नहीं था, बिल्कुल। कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो मैम का क्या रिएक्शन रहा जब आप गए तो? मैम ने तो खैर बहुत सपोर्ट किया, अच्छा, मैं कि आप जो है जाइए, देखिए हम लोग कर। तो उसमें चिट्ठियां आती थी, पत्र आते थे, तो हम जब दूसरे जगह पहुंचते थे तब वहां पे चिट्ठियां पहुंच जाती थी। अच्छा, तो 15-20 दिन, महीने भर के बाद तब पता लगता था कि हम कहाँ पहुंचे हैं, परिवार कैसा है, फिर हम वहां से चिट्ठियां भेजते थे, अच्छा, सपोर्ट पाते। पर अब मुझे महसूस हुआ इस कृष्ण में हाँ, कि खाना कौन देता है, हम्म, खाना भगवान देता है। भगवान देता है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मुनियों के दर्शन किए हैं, हाँ, जो कि अकेले रह रहे हैं, जी, बहुत अकेले स्थान में जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, वहां भी वो जीवित हैं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जी सर, जब मैं रुद्रनाथ टेम्पल में दर्शन करने के लिए गया, तो रुद्रनाथ में पहुंचा, तो वहाँ के किसी कारण से वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने मुझे वहाँ रुकने का मौका नहीं दिया, बोला सब यहाँ नहीं रुक सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कहाँ रुकेंगे, सब अकेले नीचे महात्मा जी रह रहे हैं और आप उनके यहाँ रहिए। यानी और मैं उनके करीब 500 मीटर नीचे गया, वहाँ धुआं जल रहा था, जुलाई के महीना, ठंड बहुत थी। तो जब मैं स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा अरे आइए भगवान, आइए आइए आप। मैंने कहा क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ आइए,
आप रहिए, रुकिए, ये स्थान मेरा थोड़ी भगवान का है। एनी हाउ स्वामी जी के पास कुछ खाने का नहीं था। अच्छा। 4 रोटियां वो शायद ऊपर के किसी लोग ने दी थी वही उनके पास था। हाँ। तो रात भर हमने चर्चा की, आध्यात्मिक ऊपर बातें हुई। जो मेरे पास राशन था मैंने भी उनको भी खिलाया, अपने आप भी खाया, और उनसे पूछा कि भाई खाना कौन देता है? महात्मा जी ने कहा खाना तो भगवान देता है। मैंने कहा भगवान कैसे देता है? कि भगवान जब भी किसी को पैदा करता है तो उससे पहले जब माँ के दूध में दूध दी तभी तो आती है, बिल्कुल। तब जीवन आगे चलता है। तो मेरे दिल में भी यही चीज आई कि हम भी क्यों नहीं आजमाए। तो मैंने उस दिन सारा सामान सुबह जो है अपना पंडित जी को दे दिया। अच्छा। महात्मा जी को दे दिया। हाँ। फिर ऊपर आया तो वहां पर भी जो है वो जो पुजारी थे उन्होंने बड़ा स्वागत किया। अरे आप आइए, स्वागत है आपका। मैंने कहा आपने कल मुझे तो भगा दिया था यार। कि नहीं कुछ कारण था, यहाँ की मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, वो हमारे पास रेयर मूर्तियां हैं तो हम किसी को यहाँ रात को नहीं रुकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपका रेयर मूर्ति आप तो दिखाओ। तो उसके बहाने फिर मुझे गर्भगृह में ले गए। अच्छा। और जो भगवान रुद्रनाथ की वहाँ की बहुत पहले शिव जी की मूर्ति तब उसको दिखाया, उसको दर्शन करने का मौका मिला, पूजा की। उसके बाद में वहां से 12-1 बजे वहां से चल दिया। रास्ते में जंगल था, अकेला था। 1-2 बजे जब भूख लगी तो मैंने यार अब तो भूख तो लग रही है, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए ना। तो सामने जैसे आगे पहुंचा तो एक जगह भेड़ बकरी वाली बकरियों को चरा रहे थे। उनके कुत्ते हमारे लिए भौंकने लग गए, मेरे लिए रादर। तो मैंने उनको आवाज दी कि भाई बकरी वालों अपने कुत्ते को बंद करो। मैं यार वहां से और रास्ता था नहीं उसके पास जाना। तो उन्होंने उसको बंद किया। मैं जब उनके पास से चलने लगा तो जब मैं 8-10-15 कदम आगे चले फिर मुझे वापस बुलाया कि नहीं आप वापस आइए। मैंने कहा नहीं क्या, नहीं आप आइए तो। जब मैं आया उन्होंने मुझे बिठाया और उनके तवे के ऊपर पहली रोटी बन रही थी। उन्होंने कहा आप इसको खा के जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो किसने भोजन दिया, कौन था ऐसा? तो इसलिए विश्वास है। आपने विश्वास किया तो भगवान ने भी आपका पूरा साथ दिया। बिल्कुल सर, आपकी स्टोरी से सर और आपके एक्सपीरियंस से तो पूरा ही सिद्ध हो जाता है कि बातें बोलने की नहीं होती हैं, एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल। तो जीवन में बहुत कुछ है देखने के लिए। बिल्कुल सर, आपके पास तो काफी सारा एक्सपीरियंस है। सर जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, ये तो आपका एक रिकॉर्ड हुआ। सर दूसरा रिकॉर्ड भी बताइए जो आपने राफ्टिंग का जो आप बता रहे हैं। हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी से जो रिलेटेड है सर। ब्रह्मपुत्र हम सबके लिए बहुत पूज्य नदी है सर, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हुआ ये था कि जापान से उनकी जो हमारे क्या कहते हैं नेफा उसमें कराता था आगे। हाँ। जो आज आपका वो है नेफा का जो इलाका है, नेफा का इलाका। हाँ, जी तो उस समय वहां पर गंगा गोपांग साहब वहां के उस समय चीफ मिनिस्टर थे जी। और वो चाहते थे कि इसको आगे लाया जाए और जापान ने प्रपोजल रखा कि हम हिंदुस्तान में एक राफ्टिंग करना चाहते हैं जी, नया एक्सपीरियंस। तो एक ज्वाइंट एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया और उन्होंने जो है वो हमारे डीजी साहब को कहा कि हमको एक एक्सपीरियंस करना है और ब्रह्मपुत्र को एक्सपीरियंस करना है। तो हमने फिर प्रयास किया। तो अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर गंगा गोपांग साहब थे तो वो चाहते थे कि अरुणाचल को जो है वर्ल्ड मैप में लाया जाए टूरिज्म के। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लाइए, हम लोग इसकी पब्लिसिटी करते हैं जी सर। और फिर उसकी ब्रह्मपुत्र नदी की रेकी की। तो 40 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है हाँ। जिसको हम सांगपो गॉर्ज कहते हैं। सांगपो जो है आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को हाँ। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है जी। और जैसे वो इंटर करती है इंडिया के अंदर हिमालय को काटती है हाँ। तो उसका जो कटा हुआ जो पोर्शन है उसको सांगपो गॉर्ज कहा जाता है। अच्छा। वो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है हाँ। वो किसी ने आज तक देखा ही नहीं था क्यों हवाई जहाज से टिल 1939 हाँ। ये पता नहीं था कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है। हाँ सर सुना है ये मैंने। हाँ तो हाँ। जब ये हुआ कि जब एयरक्राफ्ट आ गए सॉरी एरोप्लेन आ गए तो 905 में सॉरी 19,500 में एयरक्राफ्ट से जब पता लगे सब ये रिवर जो है वो उससे आती है जी, तिब्बत से आती है और यहाँ निकलती है जी। तो इसको एक मिस्टिक टाइप का एक वो था हाँ। तो फिर उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मदद पूरी करेंगे। वो चाहते थे कि पूरा जो है टेलीवाइज हो। तो वहां से हमने क्या कहते हैं अरुणाचल का जो लास्ट बॉर्डर गांव है जी, वहां से हमने जो है वो वहां उन्होंने हमको ड्रॉप किया। अच्छा। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया गया। और जब हम नीचे रिवर के किनारे पहुंचे तो देखा रिवर बहुत ही भयंकर और नीचे रास्ता कहीं है ही नहीं, देखने के लिए नहीं। तो ये लगा कि हम इसको कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब हम अब क्योंकि हमारा जो
एक्सपीरियंस था उसको दिल्ली से हाँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस समय, हाँ। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर साहब, उन्होंने हमको लॉन्च कर दिया था और पेपर में आ गया कि जो है ब्रह्मपुत्रा का सबसे पहली बार जो है राफ्टिंग इस जगह से होगा। और जब हम नीचे पहुंचे, मेरी आईटीबी की टीम पूरी साथ में थी, तो देखा तो भयंकर, तो एकदम सुसाइडल केस है। तो हमने कहा आप क्या करें, मैंने जब अपनी टीम से पूछा, उनका सब, मैंने कहा छोड़ दें, उनका नहीं, हम फौजी लोग हैं, हमने करना है तो हम करना है, बाकी ईश्वर की मर्जी है जी। उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से गंगा साहब ने उसको हमको मतलब फ्लॉग ऑन करना था। जब वो भी वहाँ आया तो उन्होंने कहा नहीं ये यहाँ से मत करो, अब यहाँ से तो जाओ तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सर नहीं, अब तो यहीं से करेंगे, अब तो हो गया। तो फिर हमको वहाँ से अपने राफ्ट में जब उतरे जी, राफ्टिंग शुरू की, तो पहले चक्कर काटते रहे, उसको बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बैलेंस करने के बाद जब आगे बढ़े, तब जब फर्स्ट जो वो आया रैपिड आया, बहुत डेंजरस था, तो ईश्वर की कृपा से हम 2 राफ्ट थे हमारे, तो पहले एक राफ्ट गया, वो पार करके धक्के मार करके निकल गया, फिर दूसरा राफ्ट भी आ गया, उसके बाद आगे दिखाई नहीं देता था। तो जब हम आगे पहुंच गए, फिर आगे जाने का सवाल नहीं था कि निकलेंगे कैसे, ऊपर जा ही नहीं सकते, और ये लोग तो हेलीकॉप्टर से नीचे से आ गए। फिर हमने आगे प्रयास किया, तो 1-2 बार हम वहां गिरे भी, पानी में बहे भी, पर ईश्वर की कृपा से हम सब किनारे लग गए, बच गए। और फिर जो है ये 40 किलोमीटर जिस रात को रहे, एक जगह कैंपिंग किया, वहां रात को हमारे उसमें राफ्ट में जो सामान होगा है। और उसके बाद दूसरे दिन गंगा साहब ने क्या किया था कि टूटिंग के पास उनका घर था, तो उन्होंने हर जगह सारे उसके अरुणाचल के लोग वहां इकट्ठे कर दी। अच्छा। वो आगे देखने की क्या ऐसा हो सकता है, कहाँ से ये लोग निकलते हैं। 2 दिन से वहां रात को कैंप करते रहे, अच्छा, कि कैसे निकलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। तब हम बाहर निकले, बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने टूटिंग में हमारा स्वागत किया, डांस किया, पूरा अरुणाचल का दिखाया। फिर आगे देखो रास्ता फिर नॉर्मल राफ्टिंग था। फिर वहां से हम फिर नीचे आए, फिर नीचे फिर आराम किया, फिर वहां से बांग्लादेश बॉर्डर तक फिर हमने उसकी राफ्टिंग किया। आपने अलग ही हर जगह जो है वो स्वागत होता रहा। बिल्कुल सर, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हैं उसे तो पहली बार जो करते हैं उसका मजा ही अलग होता है। और जो एक्सपीरियंस हम जब शेयर करते हैं इन सब चीज़ों के लेके, तो लोग भी उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं। जैसे जो आपने बताया, मेरे लिए सुनना ही बड़ी बड़ी बात है इस चीज़ के लिए। खैर आपने तो एक्सपीरियंस ही किया है। और रही बात और एक्सपीरियंस की सर, तो जैसे कि आज उत्तराखंड में लोग औली को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसे कि हमारी पहले बात हुई, तब आपने मुझे बताया कि तब आप वहाँ पोस्टिंग थे और कैसे आपने औली को स्कीइंग के लिए एक बेस्ट प्लेस समझा और लोगों को बताया कि यहाँ पर भी ये टूरिज्म हो सकता है। सर तो थोड़ा ये भी बताइए हमको। ये बहुत रुचिकर बात है। ये 1978 की बात है जी सर, जबकि जनता दल का राज था और मेरी पोस्टिंग जोशीमठ में थी एज ए डिप्टी कमांडेंट आईटीबी में जी सर। और हमारे नरेंद्र सिंह भंडारी जी उसमें मिनिस्टर ऑफ हिल डेवलपमेंट हुआ करते थे लखनऊ में जी सर, उत्तराखंड उसमें नहीं था। तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म मिस्टर सुतम दास कौशिक साहब होते थे, उनको वहाँ ले आए जोशीमठ में मई के महीने में। अच्छा। और फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब इतने बड़े हमारे केंद्रीय के मंत्री को यहाँ लाया, क्या दिखाएंगे उनको, अच्छा, क्या प्रचार करेंगे यहाँ, क्योंकि टूरिज्म के मिनिस्टर तो उत्तराखंड में बहुत इतना बड़ा स्कोप है कि उसकी कोई चर्चा नहीं कर सकता है जी सर। तो मैं उनके पास उनका हाँ मैं इनको बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब दिखाऊंगा। तो मैंने कहा जी ये तो सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट है ही, ये तो पर्यटन का स्थल भी है, तो कुछ नई चीज उनको बताइए, दिखाइए जो नया काम हो सकता है उनका क्या हो सकता है। मैंने कहा यहाँ पर स्कीइंग बहुत अच्छी हो सकती है, हमारे पास औली स्थान है, बहुत सुंदर वहाँ के स्लोप्स हैं और बड़ा अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, पूरा हिमालय दिखाई देता है वहाँ से। तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है क्योंकि वहाँ तो आर्मी का है। तो मैंने कहा जी आर्मी वालों को स्कीइंग के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारा वहाँ पर कैंप है जी। तो मैंने उनको प्रभावित किया और दूसरे दिन उनको अपने औली ले गया मैं अपनी गाड़ी में जी। कौशिक साहब को भी, भंडारी साहब को भी वहाँ उनका मैच में लंच करवाया। और उस दौरान मैंने उनको एक 16 mm फिल्म हुआ करती उस समय, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री थी हमारे पास हाँ। जो विंटर में हमने स्कीइंग कराई थी हाँ। वाइस प्रेसिडेंट साहब उस समय वहाँ आए थे उनको दिखाने के लिए हाँ। तो जब मैंने उनको ये फिल्म दिखाई, डॉक्यूमेंट्री दिखाई आधा घंटे, तो साहब कौशिक साहब बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने कहा ऐसा स्थान हमारे पास है और हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और लकीली उन्होंने जो है वो यूरोपियन एप्स में स्कीइंग कर रखी थी, पहले स्कीइंग देख रखी थी हाँ। तो वो बहुत प्रभावित। उनका नहीं भंडारी साहब हम यहीं से शुरू करें, और तब वहीं से जो है सिग्नल शुरू हो गए। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटीबी की सपोर्ट लेकर के फिर हमने जो है उस स्थान को आगे बढ़ाया, टूरिस्ट को दिखाना शुरू किया, ट्रेनिंग देनी शुरू की, और आज जो है औली आपके सामने है, कितना विकसित हो गया है। वहाँ पे
रोपवे लग गया, उसमें मेरा काफ़ी योगदान रहा। मैं वहाँ पोस्टिंग राजा कमरनाथ, जी तो स्कीम को बढ़ाने में काफ़ी कुछ मदद हमने की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे क्योंकि हमारी बात जब हो रही थी, क्योंकि ओली आज के टाइम में देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन भी होता जा रहा है, जैसे मंदिरों के अपार्ट अगर हम बात करें तो आपका ही योगदान सर बहुत बड़ा था इस चीज़ में। और मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी कि सर अभी हमारे साथ दूसरे एपिसोड में भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर मैं सर के बारे में 1, 2, 3 कितने भी पॉडकास्ट कर लूँ, सर की जो एक्सपीरियंस है, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक में कुछ नहीं होने वाला है। तो दूसरा एपिसोड भी प्लीज़ देखिए हमारे साथ, क्योंकि सर रहेंगे और ढेर सारी बातें भी होने वाली है। तो बने रहिए द स्वाति शो में।